बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 3 है मेरे पास, थ्योरीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर शेप्स। तो इसके क्वेश्चंस का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का जो फर्स्ट पार्ट है इसकी वीडियो तो बन चुकी थी। अब इसी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें कुछ रीज़न्स मौजूद हैं। पहला रीज़न जो है वो आपसे पूछ रहा है कि जो पाई बॉन्डिंग्स होती हैं वो सिग्मा बॉन्डिंग्स के मुकाबले में हमेशा वीक की होती है। यानी अगर आप इसको डिसोसिएट करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने में आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एज़ कम्पेयर टू द पाई बॉन्ड्स। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न आपको पेज नंबर 53 पर मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि एस ऑर्बिटल जो है वो एक ही शेप में होता है हमेशा, ठीक है, वो इस तरीके से शेप होती है उसकी। अब होता क्या है कि जब ये एक ही शेप होगा यानी कि सर्कुलर सा शेप होता है, इसकी मज़ीद ओरिएंटेशन तो पॉसिबल नहीं होती। तो इसमें जब भी बॉन्डिंग बनती है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है और वो सिग्मा बॉन्ड कहलाती है। बट होता क्या है कि जब आप पी ऑर्बिटल्स को लेके चलते हो तो उसमें पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 ओरिएंटेशंस होती हैं। तो आमतौर पर क्या होता है कि ये जो है ओवरलैपिंग की वजह से बनाता है पाई बॉन्डिंग, यानी ये हेड टू हेड इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, या तो अबव द प्लेन होगी या बिलो द प्लेन होगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो कंपैरेटिवली वीक होता है, क्योंकि एक बॉन्डिंग ऊपर की साइड में बनती है, एक नीचे की साइड में। तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो दोनों साइड्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, सेंटर में नहीं होती। इसीलिए ये बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होगा, इसको जो तोड़ना है ये ज़्यादा आसान होगा। इसका रीज़न देखें, मैं यहाँ पढ़ देती हूँ। इन पाई बॉन्डिंग द ऑर्बिटल हैज़ 2 रीजन्स of electronic density. One is above the nuclear axis and other is the below. This type of the overlapping of the atomic orbital is not maximum. That is why pi bonding is weaker than sigma bond. ठीक है, तो अब हम इसके दूसरे रीज़न की तरफ बढ़ते हैं कि इसी क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड रीज़न है, इसमें इसने आपसे पूछा है कि जो आयोनिक कैरेक्टर होता है ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का ज़्यादा क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस वाले रीज़न को भी बुक में हम मार्क करवा देते हैं आपको कि ये कहाँ मौजूद है। पेज नंबर 68 पर आ जाइए सीधा, यहाँ पर देखें आपको इसका रीज़न मिल जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि जो आयोनिक कैरेक्टर होता है किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड का, वो आप कब आइडेंटिफाई करते हैं? जब आप उस कोवैलेंट बॉन्डिंग में जो 2 एटम्स मौजूद होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब पहला जो आपके पास सैम्पल इन्होंने पूछा है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड पूछा है। तो आप यहाँ से चेक कीजिएगा, हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और फ्लोरीन का यहाँ इंडेक्स से चेक कीजिए, इसकी है 4.0। तो जब आप 4.0 में से 2.1 की वैल्यू को माइनस करते हैं तो HF के लिए आपके पास जो डिफरेंस आता है वो है 1.9। अब इसमें जो आयोनिक कैरेक्टर है वो सबसे मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, यानी कि 43% प्रोड्यूस होगा। जबकि जो दूसरा सैंपल इसने आपको बताया है वो था हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो देखिए हाइड्रोजन की तो वही रहेगी 2.1, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0। तो जब आप 3.0 में से माइनस करते हैं 2.1 तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो बनता है यहाँ पे 0.9, जो कि 1.9 से तो बहुत कम है। और इस वजह से जो आयोनिक कैरेक्टर बनता है वो होता है 17%। तो अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो 2 एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा बनती है आयोनिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा बनता है। यहाँ से इसको मार्क कर लीजिएगा कि आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्डिंग, और इसको आप एंड करेंगे प्राइमरी टूल तक। इसमें वही बातें जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन की हैं, और इसके साथ साथ आपने ये एग्जाम्पल HF की और HCl की ये पूरी एज इट इज़ इसी तरीके से कॉपी कर लेनी है। ये रीज़न आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसी क्वेश्चन के लास्ट रीज़न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इसने हमसे ये पूछा है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर मल्टीपल बॉन्ड्स होता है तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, इसका रीज़न बता दीजिए। बिल्कुल 1 पेज इससे बैक करेंगे आप, ये पेज 68 है, आपने 1 पेज बैक करना है। ये आ जाएगा आपका बुक में पेज नंबर 66, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा रीज़न मौजूद है। इसकी हेडिंग होगी यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जी विद बॉन्ड स्ट्रेंथ। आपको ये तमाम डिटेल्स नहीं देनी, बल्कि सीधा आप इधर आ जाएंगे। यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड्स बढ़ते चले जाते हैं तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी उनको जो डिसोसिएट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है वो ज़्यादा होती चली जाती है। जैसे कि इसने आपको बताया कि जर्नली मॉलिक्यूल्स विथ मल्टीपल बॉन्ड्स रिक्वायर्ड हाई बॉन्ड एनर्जी फॉर द डिसोसिएशन। और यहाँ पे इसने आपको कार्बन के ही 3 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डिफरेंस बताया है। और उसके बाद एंड में ये कंक्लूजन आपको बताया है कि जितना ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड होगा तो डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो भी ज़्यादा होगी,
तो इवेंचुअली जो है बॉन्ड एनर्जी आखिरकार वो भी बढ़ती ही चली जाएगी और आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। पूरा रीज़न एज इट इज़ आप यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर देंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 के जो तीनों रीजंस हैं वो यहाँ आपने सॉल्व कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है जो आपसे ये पूछ रहा है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर आप ऑयल है उसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो वो डिज़ोल्व नहीं होता, बल्कि 2 अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं और वो टोटली इनसॉल्युबल होता है पानी में। लेकिन होता क्या है कि अगर आप उसको हेक्सेन में डिप करते हैं ऑयल को तो वो इमीडिएटली जो है उसको डिज़ोल्व कर लेता है। इसका रीज़न क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो भी पोलर मॉलिक्यूल होता है वो किसी पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होता है और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है। अब ऑयल का जो नेचर होता है तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो होता है नॉन पोलर, तो इसी वजह से वो हेक्सेन में तो डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन वाटर जो है वो एग्जैक्ट एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें प्रॉपर पोल्स बने हुए हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। तो क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट को अपने अंदर मिक्स नहीं करता। तो इसका रीज़न आप पूरा यहाँ से देखेंगे, देखें ऑयल इज़ डिज़ोल्व इन हेक्सेन और यहाँ से लेके हैंस इट डिज़ोल्व्स तक। तो ये पूरी बात जो मैंने भी आपको समझाई है वो यहाँ पे इन 3 लाइनों में मौजूद है, यहाँ से आपने इसको पिक कर लेना है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रही हूँ मैं। इसमें आपसे हाइब्रिडाइजेशंस पूछी हैं। हाइब्रिडाइजेशंस sp टाइप की होंगी या sp2 होंगी या sp3 होंगी, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और किस तरीके से करेंगे आप सीधा मॉलिक्यूल देखेंगे, उसके बाद उसका सेंटर एटम जो है उसको चेक करेंगे और फिर नोटिस करेंगे कि इसमें किस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन होगी और कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो अब जो सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर है वो मैं आपको गाइड करती हूँ कि वो कौन सा वाला होगा। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपके पास होगी बेरिलियम क्लोराइड की। तो उसमें ध्यान में रखिएगा कि जो सेंटर एटम होता है वो हमेशा वो वाला एटम होता है जिसके साथ जो दूसरे जो एटम होंगे या 3 एटम्स होंगे वो अटैच होंगे। इसमें जो सेंट्रल एटम है वो बेरिलियम है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चेक करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। तो जब ये अपनी नॉर्मल स्टेट्स में होता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होती है, ये होता है 1s2 और 2s2 यानी कि 4। तो इसी तरीके से कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो इसका जो 2s वाला ऑर्बिटल है ना, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ने जंप करना होता है और सीधा वो px1 में चला जाता है। तो अब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है नोटिस कीजिएगा क्या होगी, 1s2 2s1 2px1, जबकि इसके पास 2py और 2pz वाले ऑर्बिटल्स भी मौजूद हैं, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहे। कौन कौन सा ले रहा है, s और p। तो इस तरह की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कहलाती है sp हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें जो आपके पास एंगल बनता है वो तकरीबन 180 का बनता है और स्ट्रक्चर होता है लीनियर, जो आपको इधर नज़र आ रहा है कि देखिए सेंटर एटम है बेरिलियम और इसके दोनों तरफ ये क्लोरीन मौजूद है और ये जो ज्योमेट्री है ये लीनियर ज्योमेट्री होती है, ठीक है, 180 डिग्री की। अब जो मेरे पास दूसरी हाइब्रिडाइजेशन है वो भी sp टाइप की है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम इन्वॉल्व हैं और दोनों कार्बन एटम जो हैं वो सेंटर्स बनाएंगे, जबकि उसके साथ हाइड्रोजन जो है वो अलग से अटैच होगा। जी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे इथाइन की, C2H2 जो कि आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है। उसमें होता क्या है कि कार्बन एटम जब एक्साइटेड होता है और वो py और pz में मूव करता है, तो क्योंकि हमारे पास हर कार्बन के लिए सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम मौजूद होता है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो तो सिर्फ sp वाली होती है, यानी एक कार्बन की भी sp वाली होगी और दूसरे वाला कार्बन जो उसकी भी sp वाली होगी। लेकिन होता क्या है कि इस स्ट्रक्चर में py और pz वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये भी मौजूद हैं। ये क्या करेंगे, इनके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है। तो जैसे ही कार्बन दोनों इस तरीके से आपस में अटैच होते हैं और उनके साथ हाइड्रोजन सेट हो जाता है, तो जो py और pz ऑर्बिटल्स है वो देखिए इस तरीके से ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड्स बना लेता है। तो इसमें क्या होता है कि 2 sp हाइब्रिडाइजेशंस जो है वो नोटिस की जाती हैं। स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर ही होता है और जो बॉन्ड एंगल होता है वो तकरीबन 180 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो कैसा होता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है मेरे पास वो है BF3 का, ठीक है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड का। तो इसमें बोरोन जो है वो सेंटर एटम होता है। आपको पता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 5 होता है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में होता है तो जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या हो जाती है, 1s2 2s1 2px1 2py1। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होती है उसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये कहलाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो तकरीबन ट्रायंगुलर जैसा होता है, जिसको आप ट्राइगोनल भी कह सकते हैं। और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो तकरीबन इस तरीके से देखेंगे तो 120 डिग्री के करीब का बनेगा। ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होगी इसकी और जो हाइब्रिडाइजेशन होगी BF3 में वो कौन सी वाली होगी, sp2।
ठीक है। अब जो लास्ट स्ट्रक्चर है मेरे पास वो बचता है मीथेन का। इसका स्ट्रक्चर सबसे आसान होता है, ठीक है। ये मैं आपको शो करा देती हूँ, बिल्कुल इसके बैक पेज पर है, पेज नंबर 62 पे। तो इस पर जो ये मॉलिक्यूल है मीथेन का, इसमें जो सेंटर एटम है वो है कार्बन का। तो जब कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो किस तरीके से हो जाएगी, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये वाली जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कहलाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 109.5 डिग्री का होता है, जबकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। यानी कि देखें, एक हाइड्रोजन ऊपर होगा, बाकी 3 इस तरीके से प्लेन में होंगे। तो ये स्ट्रक्चर तकरीबन इस तरीके से बन जाता है, ऐसे करके, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कहलाता है टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल इसमें होता है 109.5। तो मैं बिल्कुल एक क्लोज लुक आपको दे रही हूँ शॉर्टली, कि अगर आपको यहाँ से कोई चीज़ मिसिंग हो जाती है और एक एट अ ग्लांस आपको देखना है तो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया, इसको स्पीडली आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए, पहला स्ट्रक्चर था आपका बेरिलियम क्लोराइड, sp हाइब्रिडाइजेशन थी, लीनियर ज्योमेट्री थी, 180 डिग्री इसका एंगल था। दूसरा था बोरोन ट्राइफ्लोराइड जिसको BF3 कहते हैं, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा, 120 डिग्री इसका एंगल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास मीथेन CH4, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल और जो बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री होगा। और सबसे लास्ट में मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर है वो C2H2 का है, इसमें 2 sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, बाकी 2 पाई ऑर्बिटल्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे। स्ट्रक्चर इसका भी लीनियर होगा और इसका जो बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मैंने तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कंप्लीट करा दिए चैप्टर नंबर 3 के। इंशाअल्लाह ताला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।